स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध साहित्य शास्त्र की इस कक्षा में आज हम प्लेटो के सिद्धांत, प्लेटो के काव्य गुण, काव्य दोष के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आदि आचार्य, सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने सर्वप्रथम सपनों के गणराज्य की विवेचना की तथा कहा कि मैं अपने गणराज्य में कलाकारों को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि कलाएं अनुकरण का भी अनुकरण है। काव्य सत्य से तिगना दूर है। पोइट्री इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। प्रकृति ईश्वर का अनुकरण है तथा कला प्रकृति का अनुकरण है, इसलिए कलाएं नकल की नकल है। उसने अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल, ज्यों की त्यों नकल माना है। उनके यह विचार दार्शनिक सिद्धांत प्रत्ययवाद पर आधारित हैं। तात्पर्य यह है कि मूल तत्व ईश्वर, उसकी नकल प्रकृति, उसकी नकल कलाएं, अर्थात कलाएं सत्य से तिगना दूर है। प्लेटो का यह सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। वास्तव में प्लेटो ने काव्य वस्तु के मूल्यांकन के लिए नैतिक उदात्तता एवं सामाजिक औदात्य को आधार माना है। प्लेटो के युग में चारण प्राचीन काव्य, विशेषतः होमर के काव्य का उपयोग शिक्षा देने के लिए करने लगे थे। लेकिन सभी लोग काव्य के ज्ञाता नहीं होते, और यदि काव्य का आशय ठीक रूप में न ग्रहण किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। प्लेटो इस बात को अच्छी तरह समझता था कि यदि काव्य प्रमुख रूप से जन शिक्षा का माध्यम बनाया जाए तो सामाजिक कल्याण और अकल्याण की संभावना होती है। और प्लेटो के युग में अकल्याण की भावना अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में अराजकता का साम्राज्य फैलता जा रहा था। इस आधार पर उन्होंने कहा कि भले लोगों को हानि पहुंचाने में समर्थ काव्य शक्ति निश्चित रूप में भयप्रद है। प्लेटो ने अपनी कृति फ्रेडस में काव्य का दर्शन आदि से बहुत निम्न श्रेणी का माना है। ऐसी आत्मा जिसने अधिकांशतः सत्य के दर्शन किए हैं, एक दार्शनिक या कलाकार या संगीतमय प्रिय स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में जन्म ग्रहण करेगी। जिसने सत्य का दर्शन द्वितीय श्रेणी में किया है, वो कोई न्यायी राजा या न्यायक होगा। तृतीय श्रेणी की आत्मा राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री या व्यापारी होगी। चतुर्थ खेलों की प्रेमी या चिकित्सा होगी। पांचवी एक भविष्य दृष्टा का जीवन व्यतीत करेगी। छठी को एक कवि या किसी और अनुकृति कलाकार का रूप प्रदान किया जाएगा। प्लेटो अपने रिपब्लिक में कवियों को बहिष्कृत कर देने के पक्ष में थे। उनके अनुसार अतः हमें इस श्रेणी के कथा लेखकों तथा अन्य कवियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा और उनसे विनम्र भाव से कह देना होगा कि वे केवल अपशब्दों में ही न उलझे रहें, बल्कि निम्न श्रेणी के लोगों को प्रभावित करें और उन्हें ये स्पष्ट बता दें कि उनके विवरण असत्य हैं, जिनका हमारे भावी योद्धाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। होमर अथवा हेसिपाड जैसी प्रतिभा वाले कवियों को भी अपनी कविता के दुष्प्रभाव से नवयुवकों को पदभ्रष्ट नहीं होने देना चाहिए। ये कवि लोग देवताओं का अवास्तविक चित्र खींचते हैं, उन्हें वासना में बदले की भावना वाले और पूर्व चित्रित करते हैं, अतः इनका बहिष्कार होना ही चाहिए। और इसलिए जब हमारे सम्मुख इस प्रकार का नक्काल भद्र कवि आता है और अपना और अपनी कविता के प्रदर्शन का प्रस्ताव रखता है, तो हम उसे साष्टांग प्रणाम करें और एक मधुर, पवित्र एवं आश्चर्यजनक वाणी के रूप में उसकी पूजा करें। किंतु हम उसे यह भी बता दें कि हमारे नगर में
उस जैसे लोगों के लिए स्थान नहीं। विधि उन लोगों को रहने की आज्ञा नहीं देता। अतः धूप आदि से उसकी अर्चना करने और माला आदि पहनाने के पश्चात हम उसे दूसरे नगर की ओर रवाना कर देंगे। कारण कि हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य के लिए ऐसे छोटे और दृढ़ कवियों या कथाकारों को रखना चाहेंगे जो केवल गुणगार का ही अनुकरण करें और उन आदर्शों को ही अपने सम्मुख रहे जिसका निर्धारण पहले ही नैतिकों की सैनिकों की शिक्षा के विषय में बताते हुए कर चुके हैं। अपनी कृति लॉज में प्लेटो ने इसके आगे की बात कही। किसी भी कवि को इस प्रकार की काव्य रचना करने की छूट नहीं दी जाएगी जो विधि और न्याय, सुंदर एवं शिव के राज्य प्रचारित विचारों के प्रतिकूल हो, या इस प्रकार की रचना प्रकाशित नहीं होने दी जाएगी जो पहले ही उचित निर्णायकों एवं विधि संरक्षकों के द्वारा परीक्षित एवं अनुमोदित न कर दी गई हो। इस प्रकार का काव्य वांछित है। इस बात को रिपब्लिक ने प्लेटो ने इस प्रकार व्यक्त किया। इस बात से हमें सहमत होना चाहिए कि होमर में काव्य गुण अधिक हैं और ट्रेजेडी कवियों में इसका स्थान मूर्धा पर है, परंतु अपने मन में हमें यह दृढ़तापूर्वक समझ लेना चाहिए कि हमारे राज्य में केवल उसी कविता का प्रवेश होने दिया जाएगा जिसने ईश्वर की स्तुति हो या साधु जनों का गुणगान, क्योंकि यदि हम गीति एवं महाकाव्य की मधुर आनंद सिद्धा देवी की प्रतिष्ठा करेंगे तो विधि और सिद्धांत के स्थान पर हमारे नगर में सुख दुख शासन करेंगे। यदि वो हम पर निर्ममता और अशिष्टता का अभियोग लगाए तो हम उसे ये भी स्पष्ट बता दें कि दर्शन और कविता का प्राचीन काल से वैमनस्य चला आ रहा है। इस प्रकार प्लेटो ने अपनी कृतियों में स्थान स्थान पर काव्य के नैतिक दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए उसे एक स्वस्थ एवं सुंदर राज्य से बहिष्कृत कर देने की बात उठाई है। साथ ही दर्शन एवं काव्य के प्राचीन काल से चले आ रहे वैमनस्य की बात से ये बताया कि मूलतः ये वैमनस्य कवि और नैतिकतावादी के बीच का वैमनस्य है। प्लेटो के काव्य के विरुद्ध इस दृष्टिकोण को देखते हुए कुछ लोगों के मन में ये धारणा बनी कि प्लेटो काव्य के स्वभाव एवं स्वरूप को समझ ही नहीं सका, किंतु बात इससे बिल्कुल विपरीत है। प्लेटो काव्य की अद्वितीय शक्ति को भलीभांति जानते थे और काव्य के सौंदर्य से प्रभावित भी थे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया है कि वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ हर चार्म्स, स्पेशली व्हेन दे अपीयर इन द पोइट्री ऑफ होमर, बट वी मे नॉट ऑन दैट अकाउंट बिट्रे द ट्रूथ। यानी हम उसके काव्य के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित हैं, विशेषकर जब वो होमर के काव्य में प्रकट होता है, किंतु इस नाते हम सत्य की अवहेलना नहीं कर सकते। सत्य की अवहेलना नहीं कर सकते वाक्यांश में प्लेटो के काव्य विरोध का मूल है। वो चिंतक एवं सत्य के उपासक थे, अतः काव्य को सत्य से दूर मानते थे, अतः उसके विरोधी थे। काव्य सत्य का मूल्य एवं स्वरूप, कला सत्य से दूर है। प्लेटो के अनुसार काव्य सत्य के मूल्य का आधार उसकी नैतिक उदात्तता एवं सामाजिक औदात्य है। सत्य वही है जिससे व्यक्ति और समाज के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को शक्ति प्राप्त हो, और यदि ऐसा नहीं है तो वह असत्य होने के कारण त्याज है। सत्य को उसने इन शब्दों में व्यक्त किया है। Whenever a number of individuals have a common name, we assume them to have also a corresponding idea our forms. जब कभी कई प्राणियों की एक समान संज्ञा होती है तो हम कल्पना कर लेते हैं कि उसका एक सामान्य आदर्श या रूप होगा। इस प्रकार के सामान्य आदर्श या रूप का कर्ता ईश्वर है और यही सामान्य आदर्श सत्य है तथा विशिष्ट सत्य इसी सामान्य आदर्श की छाया मात्र है। दूसरे शब्दों में जगत की प्रत्येक वस्तु का गोचर रूप उसकी अगोचर सत्ता का बिंब है। यही अगोचर सत्ता सत्य है और उस वस्तु का आदर्श है। इसी अगोचर सत्ता को परम सत्ता के नाम से पुकारा जाता है और सभी विशेष सत्ताएं इसी परम सत्ता पर आधारित है। समस्त संसार में व्याप्त सौंदर्य का आदर्श एक है और इसी प्रकार शिवत्व, सत्य
और आनंद सभी का एक एक ही आदर्श है। इस प्रकार विश्व में जहाँ भी वस्तु सौंदर्य हमें दिखाई देता है वो उस मूल तथा अव्यक्त सौंदर्य की छाया मात्र है, और जो व्यक्ति उस वस्तुगत सौंदर्य के आधार पर रचना करने में प्रवृत्त होता है वो मूल की छाया का ही अनुकरण करता है। अपने आशय को प्लेटो ने पलंग के उदाहरण देते हुए समझाया है। अतः पलंग 3 प्रकार के होते हैं और 3 ही उनके नियामक कलाकार, ईश्वर, बढ़ई और चित्रकार। ईश्वर ने अपनी इच्छा से या आवश्यकतावश एक और केवल एक ही पलंग प्रकृति में बनाया। 2 या 2 से अधिक आदर्श न ईश्वर ने बनाए हैं और न बनाएगा, क्योंकि यदि उसने 2 आदर्श पलंग बनाए होते तो उन दोनों के मूल में एक तीसरा आदर्श पलंग होता। ईश्वर ये जानता था, अतः उसने वास्तविक पलंग का वास्तविक कर्ता बनना पसंद किया, न कि एक पलंग विशेष का कर्ता विशेष, और उसने एक पलंग बनाया जो मूलतः केवल एक ही है। ऊपर दिए गए उद्धरण से प्लेटो का आशय एकदम स्पष्ट हो जाता है। उनके अनुसार ईश्वर द्वारा बनाया गया सामान्य आदर्श यानी यूनिवर्सल आइडिया ही सत्य है, और इस सामान्य सत्य का कोई भी अनुकरण असत्य। ईश्वर द्वारा निर्मित पलंग सत्य है, जिसके अनुकरण पर बनाया गया पलंग असत्य है, और बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग के अनुकरण पर बनाया गया चित्रकार या कलाकार का पलंग और भी अधिक असत्य है, क्योंकि चित्रकार अथवा कलाकार निर्मित पलंग बढ़ई के बनाए पलंग की अपेक्षा सत्य से अधिक दूर है, अतः वो प्रकृति से 3 गुना दूर है। इस प्रकार प्लेटो कला या काव्य को अनुकरण का अनुकरण मानकर सत्य से 3 गुना दूर और इसलिए असत्य मानते हैं। प्लेटो के शब्दों में एंड द ट्रेजिक पोइट इज एन इमिटर एंड देयरफॉर लाइक ऑल अदर इमिटर्स ही इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द किंग एंड फ्रॉम द ट्रुथ। यानी ट्रेजेडी का कवि एक अनुकरण करता है और इसलिए अन्य सब अनुकृतिकारों की भांति वो राजा और सत्य से 3 गुना दूर है। काव्य पे आक्षेप की हम चर्चा करते हैं। सत्य और असत्य का भेद स्थापित करने के बाद प्लेटो इस बात को सामने रखता है कि जो वस्तु असत्य है वो त्याज है। इसलिए प्लेटो ने अपने काल्पनिक आदर्श प्रजातंत्र से कवियों का बहिष्कार किया और काव्य पे कई आक्षेप किए, जिन्हें प्रमुख रूप से निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, काव्य असत्य है। दूसरा, काव्य का उद्भव अज्ञान से होता है, अतः वह क्षुद्र है। तीसरा, काव्य जीवन एवं समाज के लिए हानिकारक है। काव्य असत्य है। काव्य के मूल्यांकन के निमित्त प्लेटो के सम्मुख अपने युग की काव्य कृतियाँ थीं और उसके पूर्व रची गई कृतियाँ थीं, जिनमें उसने होमर की कृतियों को विशेष रूप से पाया था। इन दोनों के आधार पर प्लेटो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में जो उदात्त एवं वांछनीय माना जाता है, काव्य में उसका अभाव होता है। इसके विपरीत काव्य में अवांछनीय और अनुदात्त व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, दुख में रोना पीटना और चिल्लाना वांछनीय नहीं माना जाता और जीवन में सहिष्णुता की अत्यधिक आवश्यकता है। किंतु होमर की कृतियों में मानव की दुर्बलताओं का सजीव चित्रण है और होमर के नायक अपना दुख अधिक से अधिक करुण ढंग से व्यक्त करते पाए जाते हैं। होमर के काव्य में हम बेचारे नायक को एक लंबे कथन में अपना शोक प्रदर्शित करते हुए, रोते हुए और अपनी छाती पीटते हुए पाते हैं। प्लेटो इस प्रकार के वर्णनों को अवांछनीय मानता है, क्योंकि अपने दुखों को दूसरों पर प्रकट करना क्षुद्रता व उपासास्पद है। किंतु जब हम कोई दुख आ पड़ता है तो हम उसके विपरीत गुण में गौरव समझते हैं। हम शांत और प्रकृतिस्थ रहना अच्छा समझते हैं। ये मानवीय वीरता का गुण है तथा दूसरा जिसके आधार पर हम दुख के प्रदर्शन में आनंद प्राप्त करते हैं, स्त्रोचित गुण माना जाता है। तात्पर्य यह है कि ट्रेजेडी में विवेक की उपेक्षा की जाती है। इसी आधार पर प्लेटो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है
कि काव्य मानवीय दुर्बलताओं का प्रदर्शक होने के कारण व्यावहारिक जीवन से भिन्न है। अतः काव्य सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, इसीलिए कविता असत्य है। काव्य का उद्भव अज्ञान से होता है। प्लेटो ने काव्य पर दूसरा आक्षेप यह लगाया कि काव्य अज्ञान से उत्पन्न होता है, अतः वो शुद्र एवं आगाह्य है। प्लेटो काव्य को अनुकरण मानता है। मूल सत्ता या आदर्श का अनुकरण करने वाला ही जब उस सत्ता या आदर्श से पूर्णतः परिचित नहीं होता तो फिर अनुकरण करने वाला चित्रकार या कवि तो इससे और भी अधिक अनभिज्ञ होगा। प्लेटो के शब्दों में, जिस प्रकार बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग का चित्र बनाने वाला चित्रकार उस पलंग की प्रकृति को नहीं जानता, उसी प्रकार ट्रेजेडी का रचयिता भी अपने अनुकार्य की प्रकृति से अनभिज्ञ रहता है। ट्रेजेडी काव्य की इस बात ऐसे स्पष्ट किया जा सकता है। ट्रेजेडी में एक नायक है जिसने अपने आप को आदर्श के सांचे में ढालने का अपने जीवन में प्रयत्न किया था और उसी के अनुरूप व्यवहार किया था। जीवन पर्यंत उस नायक ने आदर्श को समझने का प्रयत्न किया, लेकिन उसी प्रकृति को थोड़ा बहुत ही समझ पाया। अब ट्रेजेडी कवि इस नायक के अनुकरण पर अपने नायक को ढालता है, लेकिन आदर्श की प्रकृति को बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि उसने अनुकरण का अनुकरण किया है। अतः इस प्रकार उसका अनुकरण अज्ञान से उद्भूत हुआ है, ज्ञान से नहीं। अज्ञानजन्य यह अनुकरण अर्थात काव्य अगाह्य है। काव्य जीवन एवं समाज के लिए हानिकारक है। काव्य पर प्लेटो का तीसरा आक्षेप यह है कि वो सामाजिक जीवन के लिए हानिकारक है, क्योंकि वह असत्य है और अज्ञान से उद्बुद्ध होता है। प्लेटो मानता है कि द imitative art is an inferior who marries an inferior and has inferior offsprings। अनुकरणात्मक कला शुद्ध होती है, शुद्धता से संबंध रखती है और शुद्धता को जन्म देती है। अतः जीवन और समाज की शुद्ध प्रवृत्तियों को प्रेरित करने वाला काव्य कभी हितकर नहीं हो सकता। उसके मत में जो काव्य समाज के लिए उपयोगी नहीं है और जिसमें लोक कल्याण का भाव नहीं है, भले ही वो होमर जैसे महान कवि द्वारा रचा गया हो, त्याज्य है। निष्क्रिय ट्रेजेडी का रचयिता हमारे विवेक को नष्ट करता है, हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है और उन्हें पुष्ट करता है। इसी उपयोगिता के आधार पर वो होमर काव्य को ग्रहित मानता है। होमर काव्य में वर्णित देव युद्धों को हमारे समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, भले ही उनका कोई अन्योक्तिपरक अर्थ हो, क्योंकि अपरिपक्व व्यक्ति अन्योक्ति व तथ्योक्ति में कोई अंतर नहीं समझते हैं। और यदि काव्य की समाज के लिए उपयोगिता सिद्ध हो सके तो ग्रहण किया जा सकता है। कविता के समर्थकों को यह दिग्दर्शित करे कि वह न केवल आनंददायिनी है, वरन राजनीतिक विधानों या मानव जीवन के लिए उपयोगी भी है, और हम उनकी बात मैत्री भाव से सुनेंगे। यदि वह न केवल आनंदप्रद वरन उपयोगी भी सिद्ध हो जाए तो हमारा लाभ ही रहेगा। प्लेटो ने काव्य की विषय वस्तु पर आक्षेप नहीं किया, वरन कुछ काव्य रूपों को भी नापसंद किया। उदाहरण स्वरूप उसे इतिवृत्तात्मक काव्य से विरोध था, जिसे उसने निम्नलिखित रूपों में पराजित किया। पहला, शुद्ध इतिवृत्तात्मक जैसे रौद्र स्तोत्र। दूसरा, अनुकरणात्मक जिसमें इतिवृत्त पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे ट्रेजेडी व कॉमेडी। तीसरा, मिश्रित रूप जिसमें कवि आंशिक रूप से अपनी बात कहता है और शेष पात्रों से कहलाता है, जैसे महाकाव्य। दूसरे और तीसरे प्रकार का काव्य उसकी दृष्टि में एकदम हे है। इस प्रकार नाट्य काव्य और महाकाव्य का वो विरोधी है, क्योंकि इनमें व्यक्तित्वारोपण मनुष्यों की एक निष्ठता या शुद्धता पर कुठाराघात करता है और अनुकरण की बहुलता चरित्र को चौपट कर देती है। नाटक और महाकाव्य दर्शकों और श्रोताओं की समझने की शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। उसने इन काव्य रूपों का इसलिए विरोध किया क्योंकि इन्होंने वासनाओं को दबाने के बजाय उभारा और पुष्ट किया और उन पर शासन करने के स्थान पर उन्हें शासन होने दिया, जबकि मानव कल्याण और प्रसन्नता के लिए इनका दमन किया जाना आवश्यक था। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर प्लेटो ने काव्य को बहिष्कृत कर देने की बात उठाई और कहा कि देवताओं को स्तुति गान और महापुरुषों को कीर्ति गानों के अतिरिक्त
अन्य काव्यों का प्रवेश नहीं होने दिया जाना चाहिए। फिलिप सिडनी तथा कुछ अन्य आलोचकों का ये विचार है कि प्लेटो ने संपूर्ण काव्य का बहिष्कार नहीं किया, वरन काव्य की बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनकी मान्यता है कि प्लेटो काव्य की निंदा नहीं की, अपितु असत काव्य की निंदा की तथा उसका विरोध अपने युग की काव्य संबंधी दोषों के कारण किया। किंतु यह मान्यता ठीक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि उसने काव्य की कटु आलोचना इतने स्पष्ट शब्दों में की है जिससे कभी कभी ये साफ झलकने लगता है कि प्लेटो मन ही मन काव्य की शक्ति और अच्छाइयों को सत्य मानते हुए भी दर्शन शास्त्र के पक्ष को प्रबल बनाने के लिए निंदा कर रहा है। प्लेटो अपने युग के अन्य विचारकों की भांति ये विश्वास रखता था कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुधार दर्शन शास्त्र के अध्ययन द्वारा ही संभव है, कविता या नाटक द्वारा नहीं, क्योंकि कवि एवं नाटककार वास्तविक ज्ञान से अछूते रह जाते हैं। सद्ज्ञान के अभाव में काव्य का प्रभाव लाभकारी न होकर हानिकारक ही होगा। अतः उसने दर्शन शास्त्र को प्लेटो के स्थान पर अभिषिक्त किया। विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं कि प्लेटो की क्या क्या देने रही हैं। शांति स्वरूप गुप्त जी के शब्दों में हम देखते हैं कि कलाओं में अनुकरण और आनंद की बात सर्वप्रथम प्लेटो ने ही कही। कलाओं के पारस्परिक संबंधों और वर्गीकरण पर सर्वप्रथम प्लेटो ने ही प्रकाश डाला। उसी ने कलाओं के ललित और उपयोगी भेद किए। कलाओं में आदर्श की, न्याय की, सौंदर्य और सत्य की प्रतिष्ठा की बात भी प्लेटो ने ही की। प्लेटो ने काव्य प्रेरणा विषयक विचार भी मौलिक रखे। उसी के काव्य प्रेरणा विषयक विचारों से काव्य की प्रकृति पर प्रकाश डाला। कृति में आंगिक एकता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिष्ठाता प्लेटो रहा है। साहित्य में काव्यगत न्याय के सिद्धांत का प्रतिष्ठापक भी प्लेटो ही रहा है। अतः प्लेटो का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, अपितु उसे ऐसी सामग्री प्रदान करने का श्रेय भी प्राप्त है जिसने आगे के काव्य शास्त्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्लेटो की देनों के अंतर्गत कला का वर्गीकरण, कलाओं की संबद्धता, काव्य की शक्ति, सेंद्रिय ऐक्य, काव्य रूप, काव्य हेतु, सत्य सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, आनंद व उपयोगिता, शैली व भाषा, समीक्षक के गुण और विरेचन की पुष्टि हम देखते हैं। कलाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत प्लेटो प्रथम व्यक्ति थे जिसने काव्य की प्रकृति को समझा और व्यक्त किया। उन्होंने कलाओं को दो वर्गों में विभाजित किया। प्रथम वे जिनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है, जैसे संगीत कला, चित्रकला आदि। दूसरी वे जिनका उद्देश्य व्यावहारिक उपयोगिता है, जैसे चिकित्सा कला, कृषि कला आदि। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पहली ललित कला, दूसरी उपयोगी कला। उनकी मान्यता थी कि अनुकरण सभी कलाओं की मौलिक विशेषता है। अतः कवियों एवं कलाकारों को वह केवल अनुकरण करता मानते थे। कलाओं की संबद्धता, क्योंकि सभी कलाएं अनुकरण करती हैं, अतः चाहे साहित्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, ये सभी एक दूसरे से संबद्ध है। एक कला दूसरे से उद्देश्य में भिन्न है यदि उसमें भिन्नता का आधार है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कलाकृति और कलाकार के अलग अलग गुणों की अपेक्षा की जाती है और एक कलाकार का व्यक्तित्व दूसरे कलाकार के व्यक्तित्व से भिन्न रूप में प्रतिक्रिया करता है, जो उनकी भिन्नता का बोध कराता है, किंतु अनुकरणात्मक उनमें समानता स्थापित करती हैं। इस प्रकार कलाएं उद्देश्य में भिन्न होते हुए भी अनुकरण में समान है। काव्य शक्ति, प्लेटो दार्शनिक था और दर्शन शास्त्र का वास्तविक ज्ञान का उद्गम मानता था, किंतु भावना से वह कवि था और उसमें कविता जैसी तीव्र भावना थी। इस रूप में यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि वह अच्छी तरह समझता था कि काव्य की शक्ति किसमें निहित है। उनका विश्वास था कि काव्य का उद्गम काव्य की प्रेरणा है तथा कविता करते समय कवि देवी प्रेरणा के वशीभूत होता है। प्रेरणा एक विशेष मानसिक स्थिति है जिसमें कवि किसी ऐसी शक्ति के वशीभूत होता है जिसके आकर्षण से वो बच नहीं सकता। ये एक प्रकार का उन्माद है जिसके प्रभाव से कवि की सुषुप्त शक्तियाँ जाग उठती हैं और कविता स्वतः निःसृत होने लगती है। अपनी कृति फेडरस में प्लेटो ने इस प्रेरणा को एक गहन अर्थ में देखा है। देवी प्रेरणा को वह उन्माद अवश्य बताता है, किंतु ऐसा उन्माद जिसके प्रभाव स्वरूप कवि की आत्मा
नित्य प्रति के रीति रिवाजों आदि के बंधन से स्वतंत्र होकर सत्य के दर्शन करती है और उसकी अभिव्यक्ति कराती है। सेंद्री एक सच्चे कलाकार की भांति प्लेटो कलाकृति में प्रभाव की अनुभूति पर जोर देता है। कलाकृति एक चेतन प्राणी की भांति है जिसके विभिन्न अवयव उसे आवश्यक एकता प्रदान करते हैं, अतः एक अंग काटने पर उसका प्रभाव संपूर्ण पर पड़ेगा, वो कहता है। कलाकार अपनी कृति के सभी अंगों का विन्यास एक निश्चित क्रम में करता है और प्रत्येक अवयव को अन्य अवयव की संगति में रखता है तथा इस प्रकार वह एक नियमित एवं व्यवस्थित पूर्ण रचना का निर्माण करता है। इस रचना प्रक्रिया में विचार या भाव का मुख्य होता है, जो पूर्ण रचना में जीवन शक्ति और सौंदर्य का संचार करता है। उदात्त एवं सामान्य भाव के बिना किसी भी कृति में कलात्मक जीवंतता संभव नहीं है, किंतु इस विचार या भाव के लिए कवि या कलाकार में ज्ञान एवं कला कुशलता आवश्यक है, जिससे सुंदर अभिव्यक्ति संभव हो सके। कलाकार को अध्ययन और अभ्यास के द्वारा कला का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्लेटो ने माना कि कला का सौंदर्य प्रभाव की अनुभूति में निहित है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव है जब कलाकार को अपने विषय का पूर्ण बोध है और उसकी अभिव्यक्ति में संगतिपूर्ण योजना एवं सेंद्रीय ऐक्य है। फेडरस में उसने इस प्रकार बताया है कि प्रत्येक कलाकृति की रचना एक जीवित प्राणी की रचना के समान होनी चाहिए, जिसका अपना कलेवर हो, जिसमें सिर और पैर हो, जिसके दोनों छोर एवं मध्य हों तथा जिसके सभी अवयव एक दूसरे से मेल खाते हों और संपूर्ण कृति के लिए पूर्ण संगत हों। प्लेटो द्वारा स्थापित कला के संबंधिता यह सेंद्रीय ऐक्य गठन ऐक्य का सिद्धांत आधुनिक समालोचना में मान्य है। आनंद और उपयोगिता के विषय में प्लेटो कहते हैं कि यदि प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कवि या कविता में आनंद के साथ उपयोगिता भी है, तो मेरे प्रिय मित्र, जिस प्रकार किसी वस्तु द्वारा मुक्त किए जाने पर जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी इच्छा उसके हितों के विरुद्ध है, तो वो अपने को नियंत्रण में रखता है, उसी प्रकार हम उसे अर्थात कविता को छोड़ देंगे। यद्यपि ऐसा करने में हमें निज से संघर्ष करना पड़ेगा। हम भी कविता के उस प्रेम से प्रेरित हैं जिसे समाज की शिक्षा ने हम पर भर दिया है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वह अपने सर्वोत्तम और सर्वाधिक सत्य रूप में प्रकट हो। अपनी इस कविता विषयक मान्यताओं को स्पष्ट घोषणा के साथ ही प्लेटो संपूर्ण काव्य प्रेमियों, अध्ययनकर्ताओं और सभी मनुष्यों को सजग करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अच्छा होना है या बुरा, ये प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति समान शक्ति या काव्य उत्तेजना के कारण विवेक और गुण की उपेक्षा करता है, तो उसे क्या लाभ होगा। सत्य सिद्धांत। काव्य के उद्देश्य के विषय में प्लेटो ने सत्य सिद्धांत की स्थापना की। उनके अनुसार काव्य का उद्देश्य केवल आनंद की अनुभूति कराना नहीं है। यदि केवल ऐसा होता तो एक बाजीगर को भी कवि के समकक्ष माना जाना चाहिए, जो अपने कर्तव्यों से दर्शकों को लगातार आनंद दे सकता है। काव्य का उद्देश्य मानव चरित्र को प्रभावित करना एवं अच्छा बनाना है और उसमें उचित गुणों का विकास करना है। काव्य हेतु प्लेटो के अनुसार वाग विदग्धता शब्दों की जादूगरी के परिणाम स्वरूप आत्मिक चमत्कार था। इसके लिए कला अथवा विषय का ज्ञान गहन आवश्यक था। ये वाग विदग्धता की प्राप्ति के लिए कलाकार में 3 बातों की उपस्थिति आवश्यक मानते हैं। पहली प्राकृतिक शक्ति, दूसरा आवश्यक नियमों का ज्ञान, तीसरा अभ्यास। कलाओं का वर्गीकरण। प्लेटो ने कलाओं का वर्गीकरण अलग अलग श्रेणियों में किया है। विशेषतः काव्य के वर्गीकरण में उसने प्रगति, नाटक, महाकाव्य की बात कही और प्रत्येक को उसने कलात्मक सौंदर्य और शक्ति के आधार पर उचित स्थान पर रखा। इसके साथ ही प्लेटो ने ट्रेजेडी एवं कॉमेडी में भेद स्थापित किया। इतना ही नहीं, वो जानते थे कि ट्रेजेडी का प्रभाव श्रोताओं एवं दर्शकों के ऊपर करुणा और भय के माध्यम से होता है। यही सही है कि प्लेटो ने करुणा एवं प्रकृति मनोवैज्ञानिक गठन पर विस्तार से विचार नहीं किया, जैसा कि आगे चल के इसी बात को समझ के कैथारसिस के सिद्धांत के रूप में अरस्तु ने स्थापित किया। किंतु निश्चित है कि उसने स्पष्ट शब्दों में बताया कि गंभीर बातों में घेरे बैठ कर उन्हें नहीं झकझोर सकती।
किंतु ट्रेजेडी में इस प्रकार की सामर्थ्य है। प्लेटो ने कॉमेडी में व्यंग्य एवं हंसी के अन्य फूहड़ तरीकों को हे माना, किंतु हम उस कॉमेडी का वो प्रशंसक था जो निर्मल हास्य की योजना प्रस्तुत करे। काव्य रूपों के संबंध में प्लेटो ने विभिन्न काव्य रूपों के लिए अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी प्रेरणा के स्रोत भिन्न होते हैं। प्लेटो ने कहा कि ये विभिन्न शक्तियाँ मूलतः एक है और कवि शक्ति अविभेद्य होती है। इस प्रकार जो कवि कॉमेडी की रचना कर सकता है वो ट्रेजेडी लिखने में भी समर्थ हो सकता है। प्लेटो ने शैली और भाषा की समस्या को भी उठाया। उसने शैली को कलाकार के चरित्र के प्रतिबिंब के रूप में परिभाषित किया और बताया कि शैली कोई बाहर से आरोपित वस्तु नहीं है। संभवतः प्लेटो के ही आधार पर कालांतर में शैली ही मनुष्य का व्यक्तित्व है। स्टाइल इज द मैन की बात कही गई। उसे शैली, संगीतात्मकता एवं लय में किसी प्रकार की जटिलताओं का विरोध किया और वस्तु और शैली के औचित्य को आवश्यक माना। उनके अनुसार भाषा मूलतः प्रकृति पर आधारित थी, किंतु बाद में धीरे धीरे परंपरागत मान्यता द्वारा उसका रूप परिवर्तन होता चला गया। भाषा के इस रूप परिवर्तन में विदेशी प्रभाव और समय के प्रभावों का योग होता है। भाषा की प्रकृति समझने के लिए कवि को वर्ण गुणों की भी पहचान होनी चाहिए, अन्यथा वो वांछित प्रभाव उत्पन्न न कर सकेगा। प्लेटो ने विभिन्न वर्णों के ध्वनि गुणों का विश्लेषण कर उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा: कठोर, मधुर और कौ। प्लेटो ने कलाकृति के पारखी समीक्षक के गुणों में भी अपने विचार प्रकट किए कि समीक्षक शिक्षा और गुण में श्रेष्ठ होना चाहिए। समीक्षक के पास साहस होना चाहिए जिससे वो जनमत से प्रभावित हुए बिना अपना निर्णय दे और अपने मत की सत्यता से जनमत को प्रभावित कर सके। काव्य की समीक्षा के लिए काव्य और काव्य कला के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। समीक्षक को कविता की समीक्षा करके संपूर्ण अर्थ में करनी चाहिए, न कि विच्छिन्न वाक्यांशों के अर्थ के उद्घाटन द्वारा। समीक्षक को किसी कृति के संबंध में अपना निर्णय उसकी कलात्मकता, उसके सौंदर्य, उसके अर्थ की पूर्ण परख के पश्चात देना चाहिए। प्लेटो के ये कथन तो ठीक है, किंतु प्लेटो के काव्य के संबंध में कुछ दोष भी हैं कि कवि कुछ वास्तविकता से कुछ कम की रचना करता है और वो ये भूल जाता है कि कवि वास्तविकता से कुछ अधिक भी देता है। वह अपनी कृति में कल्पना का वैभव और भावना का मधु भी तो उड़ेलता है, जिससे तथ्य सत्य में बदल जाता है, कुरूप सुंदर हो जाता है। कला में निहित सृजनशीलता को न समझ पाना उसकी ये एक बड़ी त्रुटि है। उसने काव्य को हृदय का व्यापार नहीं माना, भाव और कल्पना के स्थान पर अनुकरण को महत्व दिया। कला को सिद्धि मानकर आत्म तत्व की उपेक्षा की और वस्तु के आदर्शीकरण की बात को बुला दिया। दूसरे, उसने कला को कला की दृष्टि से न देखकर समाज कल्याण की दृष्टि से देखा है। कलाकार को मात्र कलाकार के रूप में स्वतंत्र सत्ता वो स्वीकार नहीं करता, अतः उसने कला में सुंदर से अधिक शिव को पर बल दिया है, जो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि नहीं है। नीति के पुस्तक का कार्य उपदेश देना है, कलाकृति का लक्ष्य ये नहीं होता। यही कारण है कि ग्रीस में स्वयं उसके शिष्य अरस्तु ने, इंग्लैंड सिडनी ने तथा शेले ने इन डिफेंस ऑफ पोसिया में प्लेटो का विरोध किया। प्लेटो की दृष्टि वस्तुपरक थी, दार्शनिक और सुधारक की थी, अतः उसका ऐसा मत होना स्वाभाविक हो सकता था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य होने के नाते केवल ऐतिहासिक महत्व ही नहीं रखते, काव्यशास्त्रीय महत्व भी रखते हैं, जिन्होंने आगे के काव्यशास्त्रियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कथन में ऐसे मनोवैज्ञानिक सत्यों का उद्घाटन किया जो आज भी काव्य संबंधी मनोवैज्ञानिक प्रश्नों की नींव है। प्लेटो के वक्तव्यों में कहीं कहीं विरोध पाया जाता है। कहीं वो अपने आदर्श राज्य में कवि को बहिष्कृत करने की बात कहते हैं, तो कहीं काव्य की प्रशंसा भी करते हैं। रिपब्लिक में उन्होंने त्रासदी और महाकाव्य के कुछ भेदों की प्रशंसा भी की। इन विरोधों को समझाने के भी विविध प्रयास किए गए। फिलिप सिडनी ने कहा है कि प्लेटो ने कविता की निंदा नहीं की है, अपितु असत काव्य की निंदा की है, या काव्य के प्रति उसका विरोध अपने युग के काव्य संबंधी दोषों के कारण था। परंतु काव्य की कटु आलोचना इतने स्पष्ट शब्दों में की है कि सिडनी का कथन सत्य नहीं प्रतीत होता। वस्तुतः यदि हम प्लेटो के काव्य संबंधी वक्तव्यों को संदर्भ सहित पढ़ें तो ये कठिनाई हो जाएगी। जहाँ कहीं उसने काव्य की निंदा की है, वहाँ वो उस वकील की तरह बोल रहे होते हैं जो प्रतिपक्ष की बात को
मन ही मन सत्य मानते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे स्थलों पर वो न्यायाधीश की तरह दोनों पक्षों की बात तोलकर निर्णय दे रहे होते हैं, अपितु जजमेंट के वकील की तरह प्रतिपक्षी काव्य की बुराइयां मात्र बताते हैं। जहाँ उसका ये वकील रूप पीछे छूट जाता है, वहाँ वो काव्य की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद।